नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी नीति निर्देशक तत्वों के पार्ट 1 की, जिसमें हमने अनुच्छेद 43 तक 43 तक की बात कर ली थी। दोस्तों, कल जो इसका जो पहला वीडियो है, इसका जो पहला पार्ट है, उस पर मैंने इस तरह से बोर्ड पे मेंशन नहीं किया था, बल्कि वैसा ही बताया था। बताने के लिए इसको भी बताया जा सकता था पूरा, लेकिन बात यह है कि एक बार यहाँ मेंशन कर देने से जो है वो वीडियो भी छोटा रहता है और आप लोगों को जो है वो मैटर साफ साफ जो है वो लिखा हुआ भी मिल जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको जो है लिख दिया जाए, उसके बाद आपसे इस पर बातचीत की जाए, तो आपको भी यहाँ से नोट्स बनाने में जो है वो आसानी रहेगी। क्योंकि पूरा वीडियो मैंने बनाया भी था, लेकिन वो वीडियो जो है पूरा लगभग 1 घंटा का हो गया, तो मैंने सोचा कि ऐसे में आपको समस्या भी होगी। और चूंकि लिख करके मैंने खुद उस समय बनाया था, इसलिए जो वो चीज़ें हैं वो स्पष्ट एकदम लिखी हुई नहीं आ रही थी। तो आइए हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के भाग 2 की, जिसमें हम अनुच्छेद 43 लिख करके 51 तक की यहाँ पर बात करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम इस वीडियो पे ये भी जानेंगे कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में दोनों में जब टकराव की स्थिति होती है तो प्रेफरेंस किसे दिया जाना चाहिए। तो जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना कि नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और यही एक कारण है कि ऑस्टिन एक विधि विशेषज्ञ हैं, विदेशी हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो डीपीएसपी है वो क्या है, राज्य की आत्मा है। ये आत्मा है, अर्थात राज्य जब भी कोई कानून बनाएगा, जब भी कोई विधि बनाएगा, तो इन चीज़ों को वो अपने विधि में शामिल करेगा, ये उसका कर्तव्य होगा। कुछ चीज़ें जो हमने कल छूट गई, उन पर बात नहीं की थी, इंपॉर्टेंट थी, उन पर बात कर लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 39 में जो दूसरा बी नंबर और सी नंबर, दूसरा और तीसरा जो पॉइंट है, दूसरे की जब बात करते हैं तो उस पर लिखा हुआ है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण की इस तरह व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक लोगों का सार्वजनिक हित हो। राज्य इस तरह की व्यवस्था करेगा। और जब हम सी की बात करते हैं या तीसरे नंबर की बात करते हैं तो इस पर लिखा हुआ है कि राज्य संपत्ति और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण नहीं होने देगा। अर्थात संपत्ति और जो उत्पादन के साधन हैं वो कुछ चंद लोगों के ही पास नहीं रहेंगे, बल्कि इसका वितरण समान रूप से पूरे देश में किया जाएगा। ऐसी बात जो है, ऐसा प्रयास करेगा राज्य। ये बात जो है अनुच्छेद बी और सी अर्थात दूसरे और तीसरे नंबर पर लिखी गई है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि जब अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति के अधिकार की बात करता था, उसको जब मूल अधिकार के दर्जे से हटा दिया गया। और क्यों हटाया गया, उसका रीज़न था कि ज़मींदारी प्रथा थी हमारे देश में और ज़मींदारों के पास में बहुत सारी 500-500 बीघा ज़मीन हुआ करती थी। तो जब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जोड़ी गई बी और सी में नीति निर्देशक तत्वों में कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण की इस तरह व्यवस्था करेगा कि सभी का लाभ हो, लेकिन अब यहाँ पर तो कुछ लोगों का ही लाभ हो रहा था। तो एक तरीके से ये क्या था, ये यहाँ पर भेदभाव हो रहा था। तो अब चूंकि राज्य का काम ये है कि वो असमानता को दूर करे, समानता को बढ़ावा दे, लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार था वो तो ऐसा होने नहीं दे रहा था। और संपत्ति के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 का जो एक कच्चा है वहाँ पर भी इसके बारे में बात की गई है और अनुच्छेद 31 में भी बात की गई थी। तो ये जो मुद्दा है, हालांकि इसको जब हटाया गया तो अब और भी रीज़न थे। जैसे कुछ ज़मीनें सरकार चाहे तो ज़मींदारों से लेकर के और जो भूमिहीन लोग हैं उनको दे सकती थी, जिससे उनका भी भला हो। इसके साथ साथ उन ज़मीनों पर फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे लगाती तो जो निचले वर्ग के लोग हैं उनका भी वहाँ पर रोजगार उनको मिलता, तो इस तरीके से उनका आर्थिक विकास हो सकता था। राज्य को कभी अगर भूमि अधिग्रहण करना हो अर्थात जमीन लेना हो तो ऐसे में समस्याएं होती थी। और इसी वजह से क्या हुआ कि जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, उसको फिर हटा दिया गया, एक विधिक अधिकार बना दिया गया। हालांकि इसके विरुद्ध काफ़ी लोग कोर्ट भी जाते हैं जो जमींदार लोग थे, जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का वाद देख लीजिए आप, सज्जन सिंह बनाम भारत सिंह का वाद देख लीजिए। तो ये जो वाद हैं ये इनके विरुद्ध थे जो किया गया था यहाँ पर। एक मामला और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो प्रिवी पर्स था, प्रिवी पर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रिवी पर्स का मतलब होता है जो भारत के नरेश थे, पहले जो राजा हुआ करते थे, उनकी जो संतानें थी, उन लोगों को क्या था कि देश में शामिल होने के लिए एक शर्त रखी गई थी। उन लोगों ने शर्त रखी थी कि हमें राजभत्ता मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम राजभत्ता देंगे तो समानता नहीं आ पाएगी, असमानता होगी। कुछ विशेष लोगों को विशेष प्रावधान ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। और जब चूंकि हमारा अनुच्छेद 39 का बी भी यही कहता है और सी भी कहता है कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण ना हो, किसी एक जगह पर ही लोगों के पास ना हो, तो इस वजह से प्रिवी पर्स को संविधान में संशोधन करके हटाया गया। माधवराव
सिंधिया एक भूतपूर्व नरेश वंशज से ही संबंधित थे, राजाओं के वंशज से ही संबंधित थे। जब उन्होंने उनके प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया तो कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया कि ये गलत है, इनके अधिकारों को उनको दिया जाए, इनको राजभत्ता देना चाहिए। तो इस वजह से फिर क्या हुआ, चूँकि मूल अधिकारों में भी दिया गया था ऐसा, तो बात ये 1969 की बात है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। राष्ट्रीयकरण करने का भी उद्देश्य ये था कि ये बैंक जो है वो सार्वजनिक का मतलब ये है कि जो सभी के हों, जिन पर सभी का हक हो। प्राइवेट का मतलब, निजी का मतलब जो कुछ लोगों के हों, अर्थात कुछ ठेकेदार होंगे, उनको वो पूरी तरीके से संपत्ति के मालिक होंगे। लेकिन सार्वजनिक का मतलब है वो संपत्ति जो है वो सभी की होती है। तो जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद बी में जो दिया गया है और सी में जो दिया गया है 39 के, उसी को लागू करने की बात की जा रही है। राज्य समानता लागू करने की बात कर रहा है। तो ऐसे मामलों में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं ये करना गलत है, तो ऐसे में 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि 25वां और 26वां संविधान संशोधन किया, जिसमें से प्रिवी पर्स को भी समाप्त किया गया। और इसके अलावा जो अनुच्छेद 14 है जो समानता की बात करता है, और अनुच्छेद जो 19 है, उन दोनों पर वरीयता दी गई। किसको दी गई? अनुच्छेद बी और सी को वरीयता दी गई। अर्थात जब कभी भी अनुच्छेद 14 और 19 और 39 का जब टकराव होगा, ऐसी स्थिति में जो वरीयता है वो अनुच्छेद 39 के बी व सी को दी जाएगी। ये बात जो है अनुच्छेद 31 के सी पे रखी गई है, 31 के सी पे। तो 31 के सी पे को जोड़ करके, और कब जोड़ा गया? 25वें और 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। तो 31 सी में क्या लिखा हुआ है कि जब कभी भी अनुच्छेद 14 और 19 और 39 का आपस में टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में महत्व जो है सर्वाधिक वो अनुच्छेद 39 के बी व सी को दिया जाएगा। ये बात कहाँ लिख दी गई? अनुच्छेद 31 के सी में लिख दी गई। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी, ये जरूरी था इसलिए मैंने बताया। एक और संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 39 का ए जोड़ा गया, जिसपे बात की गई थी निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता। जो बहुत ही गरीब लोग होते हैं, जिनके पास वकील करने के पैसा नहीं होता, वकीलों को पैसा देने के लिए उनके पास संपत्ति नहीं होती, धन नहीं होता है, अगर कभी वो फंसते हैं किसी मुकदमे में या कभी उनके ऊपर कोई आपराधिक केस लगता है, तो चूंकि हमारा जो संविधान है वो अधिकार देता है कि एक वकील वो कर सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा क्या करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर अनुच्छेद 39 में चीज़ की गई कि निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और इसके लिए कुछ संस्थाएं भी बनी हैं, जैसे नलसा, सलसा, ढलसा। नलसा मतलब है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, अर्थात ये नेशनल लेवल पर है। और स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये जो सर्विस अथॉरिटी बनाई गई, इनका काम क्या है कि निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध करवाना। और इसके संरक्षक की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसके संरक्षक माने जाते हैं। ये बात अनुच्छेद 39 के ए में रखी है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर छूट रही थी, इसलिए मैं सोचा इसको एक बार बता देता हूँ। और हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 43 की, उसको हमने पढ़ लिया था। अब हम अनुच्छेद 43 के ए की यहाँ पर बात करने वाले हैं। 43 में क्या था कि जीवन निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था राज्य करेगा, और उसके तहत मैंने मनरेगा का एग्जाम्पल भी दिया था। उसी के आगे आज हम लोग बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 43 के ए में क्या लिखा हुआ है? औद्योगिक संस्थानों में कर्मकारों की भागीदारी। जो भी औद्योगिक संस्थान खोले जाएंगे उनमें कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। कौन सुनिश्चित करेगा? राज्य सुनिश्चित करेगा। और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया 43 के ए में। 43 के बी की बात करें तो ये सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा, राज्य सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा। और ये सहकारी संस्थाएं क्या हैं? जो कि निचले स्तर तक के लोगों को जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो पहुंचाने का काम करती हैं। कोऑपरेटिव जो संस्थाएं होती हैं उनकी बात की जा रही है, तथा सरकार के साथ मिल करके उनकी योजनाओं को निचले तबके तक पहुंचाने की बात जो है वो सहकारी संस्थाओं के द्वारा की जाती है। जो ग्रामीण इलाके के लोग होंगे वो सहकारी समितियां जाते होंगे, वहाँ से खाद और बीज भी उनको मिलता होगा कुछ छूट में। तो ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, जो ग्रामीण इलाके के लोग होंगे वो इस चीज़ को समझते होंगे। तो राज्य क्या करेगा? सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा। ये पॉइंट्स कब जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन जो था उसके तहत 2011 ये था, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। और इस अधिनियम के तहत ये जो बात है 2012 में संविधान में अंतस्थापित की गई, अर्थात 43 के बी में रखी गई। तो कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, ये अधिनियम 2011 का था लेकिन इसको जोड़ा गया था 2012 में। इस चीज़ को आप याद रखिए। अनुच्छेद 44 की बात करते हैं, ये समान नागरिक संहिता की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। अर्थात देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए,
सामान्य सी बात इसका ये है, इसका सामान्य सा अर्थ ये है। हालांकि समान नागरिक संहिता का वीडियो मैं पहले बना चुका हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इसके अलावा भी मैं अगर अलग से जो है समान नागरिक संहिता के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा संवेदनशील मुद्दा है और इस पर काफ़ी बहस भी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर अगर हम इस पर बहस करना शुरू करेंगे, इस पर बात करना शुरू करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं इसका वीडियो अलग से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना जानिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा, अर्थात सभी के लिए एक जैसे कानून की बात यहाँ पर की गई है। अनुच्छेद 45 की बात करें तो इस पे है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है इसको। तो इसके पहले यहाँ पर अनुच्छेद 45 में क्या था, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध राज्य के द्वारा किया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 45 में पहले लिखी थी, कब? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के पहले। तो अब किया क्या गया कि 45 में जो बात लिखी थी, पहले क्या लिखी थी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, अर्थात शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 21 के का के तहत, तो अनुच्छेद 45 में जो बात लिखी थी उस बात को अनुच्छेद 21 के का में रखा गया। अब जब ये खाली हो गया तो यहाँ पर चूंकि वहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की जा रही है, तो यहाँ ये लिखा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनका क्या होगा। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और इसके लिए जो है प्री प्राइमरी आंगनवाड़ी की व्यवस्था भी की गई है राज्य के द्वारा। और प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल के लिए बहुत सारे जो नियम है, योजनाएं हैं, वो राज्य के द्वारा बनाई जाएंगी। वर्तमान में ये बात अनुच्छेद 45 में लिखी हुई है, इस बात को आप याद रखिए। अनुच्छेद 46 की बात करें तो दुर्बल वर्गों, SC व ST की शिक्षा व आर्थिक उन्नति, सामाजिक अन्याय व शोषण से रक्षा करेगा। राज्य क्या करेगा कि जो समाज के दुर्बल वर्ग के लोग हैं, चाहे वो SC हो चाहे वो ST हो, उनकी शिक्षा का उपबंध करेगा, साथ साथ उनकी आर्थिक उन्नति का प्रयास करेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय तथा सामाजिक शोषण से उनकी रक्षा करेगा, उन्हें बचाएगा। ये बात अनुच्छेद 46 में लिखी गई है। आपने चंपाकम दुराई राजन का वाद सुना होगा, जो कि मद्रास राज्य का वाद है। और इस पे जब मद्रास राज्य की बात की गई थी तो मद्रास राज्य ने इसी अनुच्छेद को अपना आधार बनाया था कि हम जो रिजर्वेशन शिक्षण संस्थानों में दे रहे हैं वो हम अनुच्छेद 46 के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब कभी भी नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, चूंकि वो समानता की बात कर रही थी, वो अनुच्छेद 29 के 2 की बात कर रही थी कि यहाँ पर तो ऐसा लिखा गया है और यहाँ हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि समुदाय के आधार पर किसी तरीके का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन चूंकि हमारे देश की व्यवस्था जो है वो सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ बहुत सारे दुर्बल वर्ग के लोग रहते हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। अगर उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान नहीं किया जाएगा तो हमेशा वो पिछड़े ही रहेंगे। सरकार को ये चीज़ पता थी और इसके बाद फिर आपको पता है कि किस तरह से सरकार ने संविधान में संशोधन करके जो रिजर्वेशन है उसको उपलब्ध कराया था। तो ये बात भी आप याद रखिए। तो इसको ही आधार बनाया गया था। अगला नंबर है अनुच्छेद 47, लोगों के जीवन स्तर, पोषण व स्वास्थ्य की देखभाल राज्य करेगा और मादक द्रव्यों के सेवन का पर प्रतिबंध लगाएगा। अर्थात जो नशीली वस्तुएं युवक जो हैं वो सेवन करते हैं, जैसे कि अभी ज़्यादातर पंजाब एरिया में देखिए तो वहाँ बहुत सारे ड्रग्स जो हैं, चाहे वो अफीम की बात करें, चाहे वो कोकीन, हेरोइन, पता नहीं कौन कौन से जो मादक द्रव्य हैं, वो शराब, तो बियर, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं बच्चे। और वो क्या करते हैं कि वास्तव में वो भटक रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को बचाने की कोशिश भी की जाएगी, उन्हें मादक द्रव्यों के सेवन से प्रतिबंधित भी किया जाएगा। क्योंकि इसके पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि राज्य जो है युवकों को शोषण से बचाएगा, नैतिक और भौतिक परित्याग से उनकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 48 की बात करें, ये कृषि व पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक बनाने की बात करता है कि राज्य क्या करेगा, कृषि व पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक बनाएगा। इसके साथ साथ जो दुधारू पशु हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी हैं, इन दुधारू पशुओं और जो वाहक पशु हैं, वाहक का मतलब जिन पर सामान ढोया जाता है, बैल, घोड़ा, ऊंट, इन पशुओं को वध से बचाएगा। अर्थात इनको वध होने से रोकेगा, वध होने से इनको बचाएगा, इनकी रक्षा करेगा। इस तरीके के नियम बनाएगा। ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 48 में। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अनुच्छेद 48 का ए, जिस पे लिखा गया है पर्यावरण संरक्षण, वन व वन्य जीवों की सुरक्षा।
कौन करेगा? राज्य सुनिश्चित करेगा। ये बात जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई है। तो पर्यावरण संरक्षण की बात भी हमारे संविधान में लिखी गई है, 2 जगह पर लिखी गई है। एक आपका अनुच्छेद 48 के ए में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। जब हम मूल कर्तव्य पढ़ते हैं तो वहाँ भी पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है कि देश के नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें। अनुच्छेद 49 की बात करें, इस पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, चाहे वो कलात्मक हों, ऐतिहासिक हों, ऐसे सभी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का दायित्व जो है वो राज्य पर होगा। राज्य ऐसे ऐतिहासिक व राष्ट्रीय महत्व के जो स्थल हैं उनकी सुरक्षा करेगा। ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 49 में 49 में। अनुच्छेद 50 की बात करें तो अनुच्छेद 50 में लिखा हुआ है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब वैसे न्यायपालिका कार्यपालिका से तो वैसे भी पृथक है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जो ऐसे लोक सेवाओं में हम अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करें, डीएम, तो कई बार ऐसा होता है कि वो प्रशासनिक अधिकारी है, उसको योजनाओं को सही तरीके से लागू करना उसका मुख्य काम है। लेकिन कई बार वो ऐसा होता है कि वो न्यायाधीश की तरह काम करने लगता है, अर्थात न्याय जैसी चीज़ें वो खुद करने लगता है। तो राज्य हमेशा ये प्रयास करेगा कि जो आपका काम है वो आप करिए, न्याय करना आपका काम नहीं है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से मर्ज नहीं होने देगा, जोड़ने नहीं देगा। इस तरीके की विधियां, ऐसी योजनाएं वो बनाएगा, ऐसा प्रयास करेगा राज्य। ये बात जो है अनुच्छेद 50 में लिखी गई है। अनुच्छेद 51 की बात करें तो सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 51 जो ये कहता है, पहला पॉइंट ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा कौन? राज्य। दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रों के बीच, 2 राष्ट्रों के बीच में जो न्याय है वह सम्मानपूर्ण संबंध है उनको बनाए रखने की कोशिश करेगा। तीसरा नंबर इसमें है कि कानून, जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून व संधियां या समझौते जो होते हैं उनका वो आदर करेगा। चौथे नंबर की बात करें तो जब कभी भी 2 राष्ट्रों के बीच में विवाद होता है तो उसे मध्यस्थता के साथ सुलझाने का प्रयास करेगा, अर्थात वहाँ मीडिएटर की तरह जाएगा और वो दोनों को समझाएगा कि जो लड़ाई झगड़ा है वो अच्छी बात नहीं है, शांति स्थापित करिए, दोनों लोग आपस में मुद्दे को सुलझा करके आराम से युद्ध जैसी स्थिति ना आने पाए, ऐसी मध्यस्थता करने का काम जो है राज्य करेगा। ये बात जो है अनुच्छेद 51 में लिखी गई है। तो दोस्तों ये 36 से 51 तक की टोटल 2 पार्ट में हमने बात की है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में बात करने के लिए मैं बोला था, मैं फटाफट उसके बारे में भी आपको बता देता हूं यहां पर। कि मूल अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें खास मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो डीपीएसपी व जो फंडामेंटल राइट हैं उनमें मुख्य अंतर क्या है उसकी हम लोग यहां पर बात करते हैं। क्या मुख्य अंतर है? सबसे पहले अगर डीपीएसपी की बात करें तो ये राज्य के लिए है। ठीक है, राज्य ऐसा करेगा, आपने देखा होगा हर जगह पर राज्य का ये कर्तव्य होगा, जबकि ये व्यक्तियों के लिए है ना, व्यक्तियों के लिए ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, जबकि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर ये कैसा है? ये वाद योग्य है, आप कोर्ट जा सकते हैं, ये वाद योग्य है। एक चीज़ आप याद रखिए, ये सकारात्मक, इनकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। सकारात्मक कैसे है? जैसे हर जगह पर कहा गया है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो ऐसा करेगा, राज्य का ये कर्तव्य है कि वो लोगों की रक्षा करेगा, राज्य का ये कर्तव्य है कि लोगों को नशीली चीज़ों से बचाएगा, राज्य का ये कर्तव्य होगा पर्यावरण की सुरक्षा करेगा। तो यहाँ देखिए हर चीज़ जो है वो सकारात्मक दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम मूल अधिकारों की बात करेंगे तो इसकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। यहाँ क्या कहा गया है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, हर जगह पर रोका गया है राज्य को कि राज्य ऐसा नहीं करेगा कि लोगों के जो मूल अधिकार हैं वो उनसे छीन जाए या उनका उल्लंघन हो, है ना। तो यहाँ अक्सर जो है नहीं की बात की गई है, यहाँ काम करने की बात की गई है। तो इसकी प्रकृति सकारात्मक है डीपीएसपी की, और फंडामेंटल राइट की जो प्रकृति है वो नकारात्मक है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, भाग 3 और भाग 4 एक दूसरे को पूरक हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ही काम करना चाहिए। तो ये मुख्य दोनों में अंतर है, इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा जरूर गौर करिएगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इस तरह से हमने डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को 2 पार्ट में पढ़ लिया है। वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ साथ में अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।